कोई कह रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब इंग्लिश बोलने में शर्म आएगी। कोई कह रहा है कि कर्नाटक में तो कन्नड़ ही बोलना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि तमिलनाडु में तो तमिल ही चलेगी। कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में मराठी चलेगी। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या इससे जनता का कोई फायदा है या सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये सब किया जा रहा है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही सीरियस है। क्या किसी को लैंग्वेज के बेसिस पे पीटना सही है? कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल देश में बन गया है कि लोग डरे डरे हुए हैं। जो लोग दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने देश में नहीं बल्कि किसी अन्य देश में रह रहे हैं। कहीं न कहीं राजनेता भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पहले शुरू करते हैं अमित शाह के बात से, जो कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि जब लोग इंग्लिश बोलने में शर्माएंगे। क्यों? जब कैबिनेट मंत्री इंग्लिश बोलते हैं तो क्या उनको शर्म आती है? अपनी भाषा का सम्मान करने का ये मतलब नहीं कि दूसरी भाषा को नीचा दिखाओ। सभी कैबिनेट मंत्रियों के बच्चे विदेश में की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं, और वो भी अंग्रेजी भाषा में, तो क्या उनको भी शर्म आएगी? हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, उसको बढ़ावा दें, इसमें कोई कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी भाषा को कमतर दिखाना ये कहाँ तक सही है, इस पर विचार करना जरूरी है। यह विवाद तब से हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी को कुछ लोगों ने बस इसलिए टोकना चालू कर दिया क्योंकि G7 में उन्होंने फ्लूएंट इंग्लिश नहीं बोली और उन्होंने अपना बात हिंदी में ही रखी। केवल इसलिए कि कोई अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, उसको ट्रोल करना बहुत ही गलत बात है। यह नैरो माइंडसेट की निशानी है। और पॉलिसीज पे बुराई करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सब विषयों पे ट्रोल करना मूर्खतापूर्ण बात होती है। यही पूरी वजह थी कि अमित शाह ने ऐसी बात बोली, लेकिन उनके बोलने का तरीका गलत था। इस बात को किसी और ढंग से बोला जा सकता था। अब आते हैं कर्नाटक में भाषा विवाद के विषय में। हाल में सिंगर सोनू निगम पे एफआईआर हो गई थी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी थी कि कुछ कन्नड़ संस्थानों को बुरा लगा। जब उनको एक फैन ने कन्नड़ में गाने के लिए कहा तो उन्होंने उसको पहलगाम हमले से जोड़ दिया। यह मामला कोर्ट में अभी लंबित है और इसका जांच जारी है। बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोनू निगम को अंतरिम रिलीफ दे दिया, लेकिन अभी पूरी जांच होनी बाकी है और मामला चल भी रहा है। अब चलते हैं दूसरे विवाद से, जहां एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एसबीआई मैनेजर को यह करते हुए देखा जा सकता है कि वो कन्नड़ में नहीं बात करेंगे। लेकिन यह समझना होगा कि यदि आप किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसमें आपको लोकल से बात करना है, तो आपको वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी उस पर कोई भका थोपी जाए या उसको बोलने पर मजबूर किया जाए। ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल कन्नड़ लोगों की गलती है। यहाँ एक वीडियो में देखा जा सकता है कि नॉन कन्नड़ दूसरे को बोल रहा है कि चाहे बेंगलोर में रहो या नोएडा में हिंदी बोलनी होगी, तो यह भी गलत है। आप किसी पे कोई भाषा थोप नहीं सकते। अगर दिक्कत है तो कोई कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई दूसरी भाषा। कॉमन लैंग्वेज से विवाद कम होगा क्योंकि भाषा लोगों को जोड़ती है, न कि तोड़ती है। हालांकि बाद में उस व्यक्ति ने माफी भी मांग ली। ऐसे बहुत से वीडियो सामने आए जिसमें एक ऑटो ड्राइवर ज़्यादा फेम मांग रहा था क्योंकि महिला पैसेंजर को कन्नड़ नहीं आती थी। तो क्या है, कुछ फायदा नहीं होने वाला इस मुद्दे से, तो वो नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर देश में भाषा के नाम पर विवाद होगा तो देश का विकास का खाक होगा। इसलिए कॉमन लैंग्वेज से काम करना होगा, वो चाहे कोई सी भी भाषा हो, क्योंकि विवाद ये करने से कोई फायदा है नहीं। अब आते हैं तमिलनाडु के भाषा विवाद में। वैसे तो तमिल भाषा और हिंदी भाषा से विवाद पुराना है और सबको पता है कि जब हिंदी को आज़ादी के बाद राष्ट्रभाषा के दर्जा देने की बात हुई तो तमिलनाडु में था कितना विरोध हुआ। आज़ादी से पहले भी 1935 में जब श्री राजगोपालाचारी द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को अनिवार्य बनाने की बात हुई या कोशिश की गई, तब कितना बवाल हुआ सबको पता है। यहाँ पर कुछ दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इससे विरोध हुआ क्योंकि इसमें 3 लैंग्वेज को सिलेबस में शामिल करने की बात कही गई थी। तथा तमिलनाडु गवर्नमेंट का आरोप था कि केंद्र सरकार हिंदी थोप रही है। इसके जवाब में जो साइन बोर्ड हिंदी में थे उस पर काली पोती गई और इससे बहुत सारे विरोध हुए। यह केवल राजनीति राज से लिखा गया था, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो हिंदी नोट पे भी लिखी होती है, उसको भी अपने राज्य में बंद कर दो। अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा पढ़ेंगे तो इससे क्या दिक्कत है? इससे तो फायदा ही होगा, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अपनी भाषा का सम्मान करने का यह मतलब नहीं कि दूसरे भाषा का अपमान करो। मजे की बात यह है कि इनको अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है और हिंदुस्तानी भाषा से दिक्कत है। यहाँ पर लैंग्वेज डिबेट इतना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1967 से स्टेट लेवल की पार्टियां अकेले या राष्ट्रीय पार्टियों के सहयोग से सत्ता में रही हैं।
तो यहाँ पर द्रविड़ियन पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है। यही कारण है कि नेता भाषीय मुद्दे को उछालते रहते हैं, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, यानी सफलता मिली तय है। अब आते हैं महाराष्ट्र के विवाद पर। यहाँ पर भी मराठी वर्सेस तमिल और फिर करीब 4 दशकों से मराठी वर्सेस हिंदी का विवाद गहराया हुआ है। हाल दिनों की बात करें तो जो गुंडागर्दी महाराष्ट्र में देखी गई, आम आदमी का तो कलेजा कांप जाता है कि कहीं कोई आकर बिना मतलब के मारना चालू न कर दे भापा के नाम पर, और रीजन दे कि ये भापा तुमको बोलने ही पड़ेगी। यह इतना गंभीर मुद्दा है कि इस पर बोलना बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जिस तरह से महाराष्ट्र में कभी ठेले वाले को मार दिया, कभी किसी को मार दिया, कभी बिहारी वाचमैन को मार दिया, कभी किसी ठेले वाले को मार दिया, और न जाने किसको मारते डरते हैं। और हर बार रीजन यही कि महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही होगी। अब जिसको नहीं आता वो कैसे बोल सकता है? अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सेक्टर में है जिसमें उसको मराठी बोलना होगा और उसको मराठी लोगों को इंटरेक्ट करना है, तो उसको मराठी भाषा का काम नहीं होगा, तो उसको मराठी सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिससे सीखने की जरूरत नहीं और उसका इंटरेक्शन ज़्यादा मराठी लोगों से नहीं होता और उसका काम चल रहा है, तो उसको मराठी सीखने की क्या जरूरत है? मराठी अगर सिखानी भी है तो उसको प्यार से बताया जा सकता है। अगर ऐसी गुंडागर्दी होगी तो आम नागरिक तो डर डर के ही जिएगा, न तो देश का विकास होगा न ही समाज का। मराठी हिंदी विवाद बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें हवा तब मिली जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषा को सिलेबस में शामिल करने की बात कही, जिसमें टिप्पणी भाषा हिंदी के रूप में अनिवार्य थी। लेकिन जब सरकार पर हिंदी इम्पोजिशन का विरोध हुआ और आरोप लगे, तब सरकार बैकफुट पे आ गई और हिंदी को अपना कैटेगरी में डाल दिया। इससे पहले एक मीरा भाईंदर का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह देखा जा सकता है कैसे एमएनएस के कार्यकर्ता एक मिठाई ओनर को खुलेआम पीट रहे हैं और गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। यह एक अकेला मामला नहीं है कि मराठी ना बोलने पर एमएनएस द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। पहले भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई और वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें एमएनएस के लोगों, गरीब और आम लोगों के साथ जो गुंडागर्दी करते हुए दिख रहे हैं। और उसमें जो गुंडागर्दी जो मीरा भाईंदर में हुआ, उसमें लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में बेल मिल गया। इसे दिखाता है कि सरकार भी मजबूर दिखाई दे रही है। अगर मराठी भाषा सबको बोलने के लिए प्रेरित करना है तो उसके और भी तरीके हैं। लोगों को इस भाषा की विशेषता और इसकी इम्पोर्टेंस बताकर और इसके कौन से बड़े बड़े कवि हुए हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, उसके बारे में बताकर और इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अगर ऐसे गुंडागर्दी से लोगों को सिखाने की कोशिश की जाएगी तो जो सीखने वाला होगा वो भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके अंदर डर का माहौल पैदा हो जाएगा। मीरा भाईंदर में जो हुआ वो शर्मसार करने वाली बात है, और इसका फायदा उठाकर 2 लोग, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो कि 19 साल से अलग अलग अपने पॉलिटिक्स ला रहे थे, वो दोनों एक साथ आए और उन्होंने साथ में जाकर चुनाव लड़ने की बात भी कही। राज ठाकरे ने तो गुंडागर्दी को प्रमोट करते हुए कहा कि मारो तो वीडियो मत बनाओ। अब आप ही बताओ, ऐसी भाषा गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? इनके साथ आने का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों लोगों का राजनीतिक करियर संकट में आ गया था। हाल के हुए विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का क्या हाल हुआ सबको पता है। शिवसेना यूबीटी का तो मामला कुछ हद तक सही भी है, लेकिन एमएनएस की साख हर चुनाव के साथ गिरती रही है और परसेंटेज भी गिरता रहा है। पहले विधानसभा चुनाव में तो एमएनएस का खाता तक नहीं खुला था, और यहाँ तक कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जी तो वहाँ चुनाव भी हार गए थे। अब सबको पता है कि बीएमसी का चुनाव आने वाला है और शिवसेना का रिकॉर्ड बीएमसी चुनाव में अच्छा ही रहा है। बीएमसी का बजट भारत के 8 राज्यों से भी ज्यादा है और बीएमसी में मुंबई मुद्रा कॉर्पोरेशन होता है, तो इसमें मराठी भाषियों का इम्पैक्ट है तो चुनाव में भी दिख जाता है। तो शिवसेना यूबीटी, जिसका हाल के चुनाव में बुरा हाल हुआ है, वो भाषा को मुद्दा बनाकर बीएमसी चुनाव में विजय हासिल करना चाहती है, ताकि उसके पार्टी का अफसोस बचा रहे और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को भी पता है कि उसका क्या हाल है। तो यह दोनों पार्टियां भाषा को बीच में लाकर अपनी राजनीति को क्या सीखना चाहती हैं। आम हिंदी भाषी और मराठी भाषी में कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह लोग इसे मुद्दा बनाकर अपना और अपनी पार्टी का करियर रिवाइव करना चाहते हैं। मराठी भाषा का सम्मान सभी करते हैं और संविधान के 8 शेड्यूल में भी मराठी को शामिल किया गया है, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। अब जो अभी नया ही मुंबई आया है या महाराष्ट्र आया है, वो तुरंत मराठी कैसे सीख सकता है या कैसे बोल सकता है? किसी भाषा को सीखने में समय लगता है, और यदि किसी का काम बिना मराठी के चल रहा है तो उस पर जबरदस्ती मराठी थोपने की क्या जरूरत है? अगर आप दूसरों पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हो, तो अगर आप गुंडागर्दी से यह काम करोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप थोपने रहे हो तो क्या कर रहे हो?
यह 3 भाषाओं का विषय नया नहीं है। जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये 3 भाषा का समर्थन किया था और हिंदी उनमें से एक था, लेकिन आज वो उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। यह पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? अगर सच में इतना दिक्कत है तो बॉलीवुड जिसमें 95% लोग हिंदी बोलते हैं, एक्टर सभी हिंदी बोलते हैं, उन पर हाथ उठाकर दिखाओ। केवल गरीब या आम लोगों को मारने से क्या होगा? क्योंकि बच्चे तो बॉम्बे स्पोर्टिंग कॉलेज में पढ़े हैं, तो पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने क्लास 11 में मराठी की जगह जर्मनी लैंग्वेज को चुना। जब बवाल हुआ तो पार्टी के नेताओं ने कहा कि जर्मनी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए उसने जर्मनी लिया और कॉलेज डिग्री के लिए भी अमित ठाकरे ने इंग्लिश मीडियम कॉलेज में दाखिला लिया था। उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके दोनों बेटों ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से ही पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले आदित्य ठाकरे ने एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था जो कि हिंदी में था। यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? अगर हम बॉलीवुड की इंडस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, जो खुद एक मराठी थे। उनको पता था कि हिंदी भाषा फिल्म से ज्यादा रीच मिलती है। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक मराठी परिवार में पैदा हुए थे, उन्होंने हिंदी की वकालत राष्ट्रभाषा के रूप में सीखी। क्या यह दोनों अपने मराठी नहीं थे? वैसे तो ठाकरे परिवार मराठी है कि नहीं, इससे भी एक कंट्रोवर्सी है। सबको छोड़ो शिवसेना के संस्थापक श्री बालासाहब ठाकरे ने भी कहा था कि हमें भाषा से ऊपर उठकर हिंदुत्व को अपनाना चाहिए, तो क्या वो भी गलत है? अगर ऐसे ही गुजरात के लोग बोले गुजरात में गुजराती ही चलेगी, यूपी बिहार के लोग बोले यहाँ पे भोजपुरी चलेगी, बंगाल के लोग बोले हमारे यहाँ पे बंगाली चलेगी और उड़ीसा के लोग बोले हमारे यहाँ उड़िया ही चलेगी, तो देश का क्या हाल होगा सबको पता है। भाषा विवाद से केवल दिक्कत गरीब व आम लोगों को होती है, क्योंकि अमीर या सेलिब्रिटी से तो कोई मारपीट नहीं करने वाला और राजनेताओं को केवल वोट से मतलब है। अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मराठी मन को भोजपुरी बोलने को कहा गया। यह वीडियो यूपी का बताया जा रहा है, तो इससे दिक्कत केवल आम लोग को ही होगी। यह लोग भाषा के नाम पर विवाद पैदा करके अपनी राजनीतिक रुपया खरीदना चाहते हैं। पार्टियां बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी आदि मुद्दे तभी तक उठाती है जब तक वो विपक्ष में रहे। सत्ता में आते ही ऐसे विधेयक उठाना जिससे जनता का फायदा हो, कोई नहीं उठाता। और अगर जब पार्टियां मेन देश से पार होने लगती हैं तो ऐसे भावनात्मक मुद्दे को हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाना चाहती हैं। जहाँ तक हिंदी इम्पोजिशन की बात है तो यह भी गलत है। जो लोगों को कौन सी भाषा चुननी है यह भी उन पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि संविधान के आर्टिकल 351 के अनुसार केंद्र सरकार को हिंदी प्रमोट करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि आज भी हिंदी देश के करीब 44% लोगों द्वारा बोली जाती है, जो कि देश की आबादी का कुल 63 करोड़ है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो नहीं, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है। आम लोगों को यह समझना होगा कि क्या इस विवाद से कुछ फायदा होगा या फिर बात ऐसी हो जिससे जनता और देश का भला हो सके। अगर ऐसे ही हम विवादों में पड़ते रहेंगे तो 2045 तो 2145 तक हम ब्रिटिश राष्ट्र नहीं बन सकते। परवाह है पर सच है। व्यापारी लोग दूसरे राज्यों या विदेशों से आएंगे ही नहीं, व्यापार सिस्टम बंद हो जाएगा, उस देश का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इस देश में सभी को सरकारी नौकरी मिलना तो नामुमकिन है। अगर बिजनेस सेक्टर पे इंटरेस्ट हुआ तो देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से सहमत है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।